हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मोशन का पार्ट 3 वीडियो। फर्स्ट 2 पार्ट्स में हमने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था मेजरमेंट क्या होता है, लेंथ क्या होता है, फिर तरह तरह के क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, और फिर हमने ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में पढ़ा कि हम लोग ट्रेडिशनल यानी कि अर्लियर टाइम्स में किस तरीके से हम कोई भी चीज़ का लेंथ या मास या किस तरीके से नापते थे। लेंथ बेसिकली जिसमें हम क्यूबिट, यार्ड, हैंड स्पैन, फुट यूज़ करते थे। फिर हमने स्टैंडर्ड यूनिट के बारे में पढ़ा, जिसमें किलोमीटर, मीटर, ये सब हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो हमें एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों चाहिए होता है किसी भी चीज़ का, बेसिकली इस बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। We not only need to measure different quantities, but often need to measure them accurately. Today, a variety of instruments are available to measure a quantity. You have to select an appropriate instrument that suits your measurement requirement. For example, a tailor cannot use a meter rod for taking measurements of a person. He needs a measuring tape for it. Whereas, it is more convenient to measure the length of a fabric यूजिंग अ मीटर रॉड। तो बेसिकली यहाँ पे देखो हमने क्या नीड फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट। तो हमें नीड क्यों है एक्यूरेट मेजरमेंट की? बेसिकली एक्यूरेट मेजरमेंट क्यों चाहिए होता है? जब हम लोग कोई भी चीज़ नाप रहे हैं, तो जैसे मैंने काफ़ी बार एग्जांपल दिया अभी तक में कि टेलर्स, मिल्कमैन, स्क्रैप डीलर्स, या फिर कोई ग्रोसरी शॉप में भी चावल खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो उनके पास कुछ ना कुछ होता है जिससे वो मेजर करते हैं कि आप कितना ले रहे हो, और उस हिसाब से आपको पैसा पे करना होता है। तो बस कुछ इन्हीं कारणों की वजह से हमें एक्यूरेट मेजर चाहिए होता है। अगर आपका कोई, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आपका मेजरिंग टेप वाला एग्जांपल नहीं दूंगी, गाड़ी में आप जा रहे हो, टैक्सी में भी पता है मीटर होता है, जिसमें आपको दिखाता है कि आपने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया। उतने किलोमीटर के हिसाब से आपका वहाँ पे पेमेंट भी लिखा रहता है कि आपको कितना पे करना रहता है। तो उस मीटर में जितने पैसे आते हैं उतने पैसे आपको पे करने पड़ते हैं, चाहे वो कोई टैक्सी में हो या चाहे ऑटो में हो। तो समझ रहे हो कि हमें कितना ज़रूरत है इस चीज़ का। अगर एक्यूरेट उसमें नहीं आएगा तो हमने ज़्यादा दिया या कम दिया, अगर हम ज़्यादा देंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, कम देंगे तो हम सामने वाले का नुकसान करेंगे। एक्यूरेट इसलिए चाहिए ताकि सबके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर कोई भी चीज़ मेजर करने के लिए हमारे पास एकदम सही चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि मेजरिंग रॉड जो होता है वो बेसिकली एक डंडा, या समझ लो बहुत बड़ा सा, थोड़ा तुम लोग फॉर एग्जांपल समझ लो बहुत बड़ा स्केल होता है। उससे जो टेलर्स होते हैं वो फटाफट कपड़ा नाप लेते हैं और उस हिसाब से उसको कट करके बेचते हैं। अब अगर कोई इंसान का मेजरमेंट्स लेना हो तो उसके लिए तो वो रॉड काम नहीं आएगा, उसके लिए उनको इंची टेप यानी कि मेजरिंग टेप चाहिए होगा। तो समझ रहे हो कि कोई भी अलग अलग चीज़ों का मेजर करने के लिए अलग अलग चीज़ भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ होते हैं, और इन चीज़ों को इंस्ट्रूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब मेजरिंग लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। लेंथ इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इट इज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। मेजरमेंट ऑफ लेंथ जनरली इन्वॉल्व्स मेजरिंग द लेंथ, विड्थ, थिकनेस, हाइट एंड डिस्टेंस. Larger length can be measured by using the multiples of meter, such as decameter, hectometer, or kilometer. There are several instruments available for the measurement of the length. These include a scale, a meter rod, a measuring tape, and others. A ruler is used to measure small lengths, such as length of a line drawn in your notebook and length of a book. A ruler has markings in centimeter and millimeter along one side and in inches along the other side. A meter rod is used to measure the slightly bigger lengths. It is a fixed length 1 meter. Cloth merchants use meter rods to measure the length of cloth.
तो मेजरिंग लेंथ के बारे में अगर हम पढ़े तो लेंथ को डिटेल में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ इस पैराग्राफ में हमें इन्होंने लेंथ के बारे में और डिटेल में बताया है कि लेंथ एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम डिस्टेंस नापने के लिए यूनिट यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप डिस्टेंस कहीं का भी नाप रहे हो तो आप लेंथ का यूनिट यूज़ करोगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ना, किलोमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर। मीटर इज़ द लेंथ का यूनिट, मतलब मीटर लेंथ का यूनिट है। तो हम कितने भी लेंथ के बारे में मेजर करेंगे तो उतनी बार हम कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, यानी कि मीटर यूज़ करेंगे। किलो, सेंटी, हेक्टो, डेका, डेसी, मिली, ये सब। तो अगर हम कोई भी चीज़ नाप रहे हो, चाहे वो लंबाई हो, चाहे वो उसका चौड़ाई हो, लंबाई हो, हाइट हो, या फिर कहीं से कहीं तक का डिस्टेंस हो, हम ये सब चीज़ किससे नापते हैं? लेंथ यूज़ करके नापते हैं। अब इसके लिए काफ़ी अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मेजरिंग टेप हो गया, रॉड हो गया, फिर रूलर्स होता है। आजकल रूलर्स के साइज़ भी बड़े छोटे काफ़ी सारे आते हैं। फिर हमारे को ये बात याद रखनी है कि मीटर रॉड का जो लेंथ होता है वो हमेशा 1 मीटर का रॉड होता है। तो जब भी आप मीटर रॉड से देखो टेलर को नापते हुए तो वो 1 मीटर, फिर उस रॉड को वहीं से लेके उठा के दूसरे मीटर, यानी कि वो रॉड पूरा 1 मीटर का है। तो अगर उसको 10 मीटर करना है तो वो 10 बार रॉड को उस पॉइंट से लेके पॉइंट तक आगे बढ़ाते रहेगा। अब स्केल, अपने नॉर्मल डेज में भी स्केल तो यूज़ करते ही हो, नोटबुक में एंडिंग लाइन वगैरह टानने के लिए, कुछ अंडरलाइन करने के लिए, ड्राइंग में भी, फिर बॉर्डर्स बनाने के लिए भी। और स्केल भी छोटा भी होता है, बड़ा भी होता है। आपने दोनों स्केल देख रखे होंगे, वुडन का भी होता है, स्टील का भी होता है। तो स्केल से जैसे हम एक बार, याद नहीं है हम लोग, मतलब आपने कभी खेला होगा कि नहीं खेला होगा मुझे पता नहीं, स्केल को पेंसिल, मतलब स्केल और शार्पनर और रबड़ लेके उसको ऐसे लगा के ऐसे रबड़ उड़ाते थे हम लोग। इट वॉज अ नाइस टाइम। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता था वो सब। अब स्केल आप गौर से देखो अपने स्केल को, उसमें सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है। एक साइड में सेंटीमीटर और मिलीमीटर होता है, दूसरी साइड में इंचेस होता है। और मीटर रॉड जो होता है और वो बहुत बड़ा होता है, 1 मीटर का होता है। वो जो मीटर रॉड होता है वो ज़्यादातर मोस्टली टेलर्स के पास, या फिर जो हमारे घर में कोई काम करने के लिए आए हो तो उनके पास भी मिल सकता है। A measuring tape is used to measure longer lengths. Measuring tapes are generally used to measure the length and breadth of a room, length of a field, etc. तो measuring tape हमें किस किस काम आता है? measuring tape आजकल हर किसी के घर में भी होता है। कभी कमर नाप लिया, कभी पैर का लेंथ नाप लिया, कभी थाई नाप लिया। तो इस तरीके से रूम का भी ब्रेड सब नापा जा सकता है। मेजरिंग टेप यानी कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में घर में इंची टेप भी बोलते हैं। लेंथ ऑफ अ फील्ड भी उससे नापा जाता है। मेजरिंग टेप में भी आपने देखा होगा कि एक लोहा का होता है जो ज़्यादातर कारपेंटर्स के पास आपको मिलेगा, जो उसमें से निकलता है और फिर घुस जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वो कारपेंटर्स या इलेक्ट्रिशियंस के पास ज़्यादातर मिलता है। बिफोर मेकिंग अ मेजरमेंट वी शुड नो द करेक्ट वे टू यूज़ एन इंस्ट्रूमेंट। हियर वी विल लर्न द करेक्ट वे टू यूज़ अ रूलर मेजरिंग लेंथ। तो हमें कोई भी चीज़ को मेजर करने के लिए जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि रूलर है या मेजरिंग टेप है, उसका यूज़ करना सही तरीके से आना चाहिए। हर कोई को यूज़ करना सही तरीके से नहीं आता। आजकल हम तो स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हमें स्केल से लाइन टानना वगैरह, और फिर मैथ्स में कभी कुछ मेजर करके बनाना, ट्रायंगल, स्क्वायर, तो हमें वो सारी चीज़ें का बारे में आइडिया है। Correct way to use ruler and scale. Let us measure the length of an object using a centimeter scale. The big number division represent the centimeters. There are small divisions between the 2 centimeter marks. Each small division represents a millimeter. Count the millimeter marks between 2 centimeter marks and you will see 1 centimeter is equal to 10 millimeter or 1 millimeter equals to 0.1 centimeter. तो हमने क्लास 4 में भी पढ़ रखा है ना कि सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। 4-5 में ये चीज़ हमने पढ़ा है। तो इस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज होगा कि स्केल में अगर 1 सेंटीमीटर दिखा रहा है तो वो 10 मिलीमीटर है, और अगर
1 मिलीमीटर है तो मतलब कि वो 0.1 सेंटीमीटर है. Place the scale along the object. One end of the object should coincide with the zero mark of the scale. Note the reading on the scale corresponding to the other end of the object. In figure 11.3, the another end of this pencil is on the fifth millimeter mark after 17 centimeter. So the length of the pencil is 17 centimeter plus 5 millimeter और 17.5 सेंटीमीटर. तो देखो पेंसिल का अगर हम देखो इस जैसे इस इमेज में हमने यहाँ पे देखा इन लोगों ने नापा स्केल से पेंसिल का लेंथ. तो देखो यहाँ 0 से लेके 13, 14, 15, 16, 17 तक आ रहा है. 17.5 सेंटीमीटर जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है. तो मिलीमीटर अगर हम नापेंगे तो 17 सेंटीमीटर 0.5 mm यानी कि मिलीमीटर. तो 7 अगर हम कोई भी 2 यूनिट वाले को प्लस कर रहे हैं लाइक सेंटीमीटर और मिलीमीटर दोनों का अलग अलग है तो पहले हमें यूनिट सेम करना होगा. अगर हम 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 0.5 मिलीमीटर क्योंकि 5 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा और फिर 17 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 17.5 सेंटीमीटर. अब हम प्रिकॉशंस भी देखते हैं कि हमें क्या प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं मतलब किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है. प्लेस द स्केल एग्जैक्टली अलोंग द लेंथ दैट इज being measured. If this is not done the measured length will not be correct. अगर हम exactly end या उसके starting पे मतलब उसके exact point पे नहीं रखेंगे स्केल को या इंची टेप से या मेजरिंग टेप से भी आप कुछ चीज़ को नाप रहे हो तो उसके एंड पॉइंट वाले पॉइंट पे आपको ढंग से रखना पड़ेगा तभी आप अच्छे से आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट मेजर मिलेगा. इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है. The position of the eye is very important while making the measurement. The eye should be vertically moved above the point at which the measurement is being taken. Should be vertical above the point at which the measurement is being taken. Looking at the point of measurement from an angle will result in an error. This error is also known as parallax error. तो देखो अगर आप कोई भी चीज़ को नाप रहे हो तो आप ऑब्वियसली ऊपर से सीधा उस पॉइंट की तरफ देखते हो और स्केल की तरफ देखते हो कि कितना मेजरमेंट आ रहा है. ना आप स्केल को हिलाते हो ना अपने आईज को हिला सकते हो. अपना आँख उसी पे गड़ाए रखते हो और अपना एकदम करेक्ट मेजरमेंट लाते हो. इसलिए हमें ये भी कहा जाता है ना कि कभी भी मेजरमेंट या ये सब का काम कर रहे हो तो शार्प पेंसिल से करो क्योंकि शार्प पेंसिल का जो पॉइंट होता है वो एकदम ब्लंट नहीं होता है, वो शार्प होता है. ब्लंट होगा तो फिर वो एग्जैक्ट हमें नहीं देगा, अगर वो शार्प होगा तो वो एग्जैक्ट देगा. इसलिए if the markings near the zero are worn out, do not use the zero mark. Instead, take any other full mark on the scale as the initial mark. Let one end of the object coincide with this initial mark. Note the reading on the scale at the another end of the object. From this reading, subtract the reading of the at the initial mark to get the correct length. यानी कि ये बोल रहे हैं कि कभी भी फेडेड स्केल यानी कि पुराने स्केल को यूज़ करके कोई चीज़ नापना मत. अगर नाप रहे हो तो उस हिसाब से स्केल को रखना कि आपका जो पॉइंट है वो एग्जैक्ट आने लगे. ठीक है. Measuring length of a curved line. It becomes difficult to measure the length of a irregular shaped object or a curved lines by placing a ruler or meter rod. So it is done by using a thread and ruler. तो यानी कि अगर कोई कर्व्ड लाइन है जो कि कुछ इस तरह से घुमा हुआ लाइन है जो स्ट्रेट नहीं है उसको हम किस तरीके से नापेंगे. हम उसको नापने के लिए थ्रेड यूज़ करेंगे. हम पहले थ्रेड से उस लाइन कि जितना थ्रेड तोड़ लेंगे. बेसिकली जो थ्रेड का बंडल होता है ये देखो ये जो थ्रेड का बंडल है इसमें से आप सूते से उस लाइन को पूरा मेजर कर लो और उसके बाद उस सूते को सीजर से या आप हाथ से तोड़ लो या सीजर से कट कर लो और फिर उस सूते को आप स्केल पे मेजर कर सकते हो. ठीक है. द थ्रेड मेथड. टेक अ लॉन्ग थ्रेड एंड पुट अ मार्क एट वन एंड ऑफ इट्स. प्लेस द मार्क एंड at the end of the thread at the beginning of the curved line
एंड प्रेस इट डाउन विथ योर थंब। अब ये लोग बोल रहे आप सिर्फ थ्रेड रख लो, फिर थ्रेड में मार्क कर लो और फिर थ्रेड को मेजर कर लो। लेकिन अगर हम तोड़ लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, दोनों तरीके से कर सकते हो। Trace a small length of line with the thread as shown in figure 11.6. Press the other end of this traced thread with the finger of the other hand. Keep the entire length of the curved line with the thread. Put a mark at the point where the thread touches. Just a second. Where the thread touches the other end of the curved line. Now stretch the thread and measure its length between two marks. This gives the length of the curved line. Similarly, we can measure the boundary of a leaf. Divider method भी होता है एक तो, take a pair of divider and separate it two tips by a small distance से। अच्छा, ये मैं रीड नहीं करती हूँ, ये मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ। डिवाइडर यानी कि जो कॉम्पास होता है वो लो, कॉम्पास या फिर ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडेड भी होता है, कॉम्पास जैसा ही दिखने वाला एक होता है ना, वो भी ले सकते हो। स्केल लो, एक अपना स्केल लो। स्केल पहले आप क्या करो, स्केल का पहले आप जो अब ये लाइन दिया हुआ है उस लाइन का इतना पार्ट जैसे इन्होंने मेजर किया मेजर करो, फिर वही पार्ट स्केल में मेजर करो कि वो कितना सेंटीमीटर है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल देखो, दिख रहा होगा आप लोगों को 2 सेंटीमीटर है, इतना 2 सेंटीमीटर है, तो ये पॉइंट तक इन्होंने मेजर कर लिया। अब ये वाले पॉइंट को ये यहाँ रखो और इस वाले पॉइंट को यहाँ रखो, नेक्स्ट 2 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ तक हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ तक आप लोगों का लगभग 8 आ जाएगा, यहाँ तक आप लोगों का 12 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। तो ऐसे कर करके 4 करके मेजर कर लो तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। वैसे ही 2 करके बेसिकली 2 सेंटीमीटर आप लोगों को पता चल गया कितना है, तो यहाँ तक में 2 हुआ। अब इस पॉइंट को यहाँ रख लो और इस पॉइंट को उसके आगे रख लो, तो वो वहाँ तक हो गया 4। फिर वैसे ही कर लो धीरे धीरे, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 इस तरीके से आगे बढ़ते जाओ। डिवाइडर मेथड ये होता है। The length of the curved line is equal to number of segments of equal length into different distance between the tips of the divider plus length of the leftover part. Estimation in measurement. The ability to guess the amount of anything without natural measurement is called estimation. The ability to guess the amount of anything without actual measurement, यानी कि हमें कोई चीज़ का बिना उस चीज़ को मेजर किए हमने बता दिया कि वो कितना है। फॉर एग्जाम्पल अभी पीछे मैं जब पढ़ा रही थी मैंने कहा कि ये यहाँ तक 2 है तो यहाँ तक 4 होगा, यहाँ तक 6 होगा। मैंने ये बेसिकली आप लोगों को एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताया, जो मैंने गेस किया है उसको देखकर, एग्जैक्ट नहीं पता मुझे, बट मैंने एस्टिमेटेड वैल्यू बताया है, तो उस चीज़ को बोलते हैं एस्टिमेशन गिव्स एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। अप्रॉक्स वैल्यू बताता है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, उसके आसपास ही वो वैल्यू होता है। डेली लाइफ में हम क्या करते हैं, हमेशा एक्यूरेट मेजरमेंट्स नहीं करते, कभी कभी एस्टिमेशन भी यूज करते हैं। देयर आर मेनी सिचुएशन इन विच वी एस्टिमेटेड वैल्यू सॉल्व द पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, वाई प्लानिंग अ ट्रिप वी जनरली गैदर एस्टिमेट्स ऑफ डिस्टेंस, टाइम एंड कॉस्ट। एस्टिमेशन आर हेल्पफुल विद एग्जैक्ट मेजरमेंट्स आर इम्प्रैक्टिकल। तो देखो, अगर हम कहीं पे भी जा रहे हैं तो अगर हम मेजर करें कि वहाँ से लेके वहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, अगर हम गूगल पे भी सर्च करके निकाल ले वो डिस्टेंस, तो उसे हम अप्रॉक्स ही मान के चलते हैं, क्योंकि अगर हम कहीं और कोई रास्ता बंद मिला तो हम दूसरे रास्ते से जाएंगे, अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो क्या पता वो लॉन्ग पड़े, वो लॉन्ग डिस्टेंस निकले। तो इसलिए ये सारी चीज़ें एस्टिमेट होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप घर से स्कूल भी जाते हो तो आप मान के चलते हो कि आपका आधा घंटा लगेगा, वो आप एक मिनिमम वैल्यू लेके चलते हो। आपको उससे ज़्यादा भी लग सकता है, कम भी लग सकता है, क्या पता बस ना मिले या कुछ ट्रांसपोर्ट में दिक्कत हो या आप धीरे चलो, एनीथिंग कैन हैपन। तो आप उस मिनिमम कम से कम टाइम हाथ में लेके चलते हो कि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहे। तो ये हो गया, ये सारी चीज़ें अप्रॉक्स वैल्यूज़ होती है जो हम अपने डेली लाइफ में मेजरमेंट का यूज़ करते हैं।
Practice, experience, and a good idea about accurate measurements enable a person to make estimation that are close to exact value. तो बेसिकली क्या होता है ना कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होता, लेकिन डे बाई डे जैसे जैसे हम एक्सपीरियंसेस करते हैं वैसे वैसे हम एस्टिमेशन करने में माहिर हो जाते हैं. वी आर एबल टू डू एस्टिमेशंस फॉर ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस. फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये आपको ये भी जो बताया यहाँ पे डिस्टेंस, मुझे पता है कि ये चीज़ इतना, अगर बेसिकली मैंने पहले भी मैथ्स कर रखा है, मैं अभी भी मैथ्स करती हूँ, तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा मुझे आइडिया है कि हाँ इतना सेंटीमीटर अगर है तो वो अप्रोक्सीमेटली कहाँ तक आ सकता है. तो वही चीज़ है, एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है. तो आज के लिए बस इतना ही. अब मिलते हैं हम लोग पार्ट 4 में. मोशन स्टार्ट करेंगे अब हम लोग. अब यहाँ तक हमने मेजरमेंट के बारे में पढ़ा, अब हम मोशन के बारे में पढ़ेंगे. मोशन क्या होता है, मोशन का टाइप्स क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स मोशन के क्या होते हैं, और फिर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी दिया हुआ है, हिस्ट्री उसका, और फिर ये एक फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है. तो मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक इट, just click on the like button, comment if you have any kind of doubt, as much as if you can share, please share the video. अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में.